बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं बरेली जोन के विषय में और डेवलपमेंट की बात। किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, विकास किस तरीके से, विकास की गंगा आगे बढ़ रही है। इस सत्र की शुरुआत करेंगे और सत्र को आगे बढ़ाएंगे हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी और ममता तिवारी। तो मेहमानों का सबसे पहले परिचय करा देते हैं और आप सभी को आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर उमेश गौतम, मेयर हैं आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर घनश्याम खंडेलवाल, उद्यमी बिजनेसमैन है आप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल अग्रवाल, उद्यमी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र गुप्ता, बिल्डर है आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्लीज आप सब मंच पर आ जाइए। तो विकास की गंगा बरेली में किस तरीके से बह रही है, किस तरीके से बरेली में विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस सत्र के जरिए हम जानेंगे। क्योंकि विकास ही सब कुछ है। डेवलपमेंट अगर होगा तो देश तरक्की जरूर करेगा। तो इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मेहमान भी मंच पर आ गए हैं और हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी भी मंच पर आ गए हैं। ममता हमारी सहयोगी आ गई हैं। अरविंद सर, ओवर टू यू। थैंक यू सौरभ। देखिए, हम लोग बरेली की जब बात कर रहे हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि यहाँ के डेवलपमेंट में किसका किसका बहुत अहम रोल है। जो सारे लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बरेली की मिट्टी से बहुत कुछ सीखा और इस मिट्टी के कर्ज को चुकाने का भी काम किया। और वाकई ऐसे लोगों के लिए हमेशा मन में सम्मान होना चाहिए। और इसीलिए जो है हमने कहा कि नहीं, इस सेशन को जो है खुद मैं करूंगा, जिससे कि इनके संघर्षों से ये पता चले कि नहीं, आखिर जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है जो दिखती है। और यही शायद सारी दुनिया को, देश को हम बताना भी चाहते हैं। पहले हम उमेश गौतम जी का बहुत स्वागत करते हैं। उमेश जी यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पद पे हैं, मेयर हैं और भविष्य के ढेर सारे सुनहरे सपने हैं जो वो देखते हैं और देखना भी चाहिए, है ना। उसके अलावा घनश्याम जी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। बड़ा संघर्ष करके उन्होंने अपनी जमीन बनाई है और इस जिसमें रोज प्रतियोगिता होती है, गला काट प्रतियोगिता है, उसमें उन्होंने अपने चीजों को बचा के रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र गुप्ता जी समाज सेवी के साथ साथ मकान बनाने का काम करते हैं। वो जैसे ही आप बिल्डर का नाम लेते हैं, आदमी के मन में आ जाता है कि अरे यार, बिल्डर मतलब बड़ा माफिया टाइप का आदमी है ना। तो ये इसको जो है थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, क्योंकि अगर मकान नहीं होगा तो आप रह कहाँ पाएंगे, इसके बारे में सोचना चाहिए। और अनिल अग्रवाल जी देखिए फन सिटी चलाते हैं और सबको जो है आदमी कोई भी जिसको फन चाहिए वो अनिल जी क्या चला जाता है। क्यों अनिल जी? तो ममता शुरुआत करो, मैंने परिचय करा दिया। ठीक है, घनश्याम जी के साथ ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि जितना उद्योग होगा उतना शहर विकास की ओर बढ़ेगा और जितना उद्योग बढ़ेगा उतना ज्यादा रोजगार बढ़ेगा। तो आपसे शुरुआत करती हूँ, बरेली को आप कहाँ पर देखते हैं? नहीं, उसमें हम पहले ये चाहते हैं कि घनश्याम जी आपने जो इतना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा किया है उस संघर्ष के बारे में बताइए। मैं चाहता हूँ कि उस संघर्ष के बारे में लोग जाने, जिससे लोगों को पता चले कि चीजें जो दिखती है ना, असल में उसके पीछे बड़ा संघर्ष होता है, इतनी आसान होती नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको बताएं आप। आदरणीय, यहाँ मेरे साथ जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे धर्मेंद्र जी हो, मेयर साहब हो, अनिल जी, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया है। संभवतः ईश्वर ने हमें यहाँ उतारा है, मानव जीवन दिया इसलिए ताकि हम कुछ संघर्ष करें और कुछ कार्य उसके द्वारा बताएगा उसको करें जी। वो संघर्ष करना कोई बहुत विशेष कार्य नहीं है, ऐसे सभी लोग करते हैं। वैसे संघर्ष हमने किया। ये और बात है कि ईश्वर ने हमें दूसरों के मुकाबले ज्यादा फल दिया। मेरा जहाँ तक काम की बात है, तो जो कुछ भी सफलता है, मुझे लगता है वो सारी सफलता वो सारे लोग जो मेरी कंपनी में मेरे साथ थे, वो कंसल्टेंट्स, वो बैंक, वो व्यवस्था। ये कौन सी पीढ़ी आपकी है जो ये काम? सर, ये मैं जब मैं इंटर या हाई स्कूल में था तब से मैं अपनी दुकान बैठता हूँ और इंडस्ट्री में ये मेरी पहली ही पीढ़ी है। मैंने इसको अपने स्तर से अपने साथियों साथ बनाया। तो कैसे आपके मन में ये सोच आई कि आप इतना बड़ा काम करें? क्योंकि दुकान में बैठने वाला आदमी आज कई फैक्ट्रियां चला रहा है, पूरे देश और दुनिया में जो है उनको खाना खिला रहा है। सर, मैं किसी को पहली बात तो खाना नहीं खिला पाऊँ, इस लायक मैं नहीं हूँ। ईश्वर के अलावा और कोई किसी को खाना नहीं खिला सकता। रही बात ये कि ये हमेशा से रहा कि अगर उत्पादों हम अपने अगर पढ़ लिख लिए हैं
तो हमारी भी कोई जिम्मेवारी है, हमारी वजह से भी हमारे माता पिता का मस्तक ऊंचा हो। जिस जमाने की हम बात करते हैं 1970 की, तब व्यापार को, खासतौर से तेल के व्यापार को एक अच्छा व्यापार नहीं माना जाता था। ये लगता था कि ये मिलावटी है, चोर बाजारी है, काला बाजारी है, वगैरह वगैरह बहुत सारे इस प्रकार के आभूषण, मतलब अलंकरण जिनको कह सकते हैं, मिलते थे। उससे त्रसित थे, नए थे, कुछ पढ़े लिखे थे। तो एज ए केमिस्ट हमने अपने कार्य की शुरुआत की। गुणवत्ता कैसे लाएं, तोल में कैसे करें, मतलब कैसे उसकी गुणवत्ता बढ़ाएं। सिर्फ उस क्वालिटी को, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करते रहे। शायद और लोगों से इस मामले में हम अलग थे, इसलिए सफलता मिलती है। क्राइसिस का जमाना था, मतलब आपने ईमानदारी को सबसे ऊंचाई पे रखा। ईमानदारी को नहीं, मैंने कानून को सबसे ऊंचा रखा कि कानून की पुस्तक में या उसमें FSSAI में क्या लिखा है, वेट एंड मेजरमेंट क्या लिखा है, सेल टेस्ट क्या कहता है। अगर एक्ट कहता है और एक्ट के मुताबिक काम करें तो कैसा होगा, तब ये माना जाता था कि एक्ट को तोड़ना ही एक व्यापारी और एक इंडस्ट्री का काम है। अब मैं मानता हूँ कि जो लोग एक्ट के मुताबिक चले उन्होंने देर से सफलता पाई, संघर्ष शायद ज्यादा हुआ, लेकिन जो सफलता मिली वो स्थायी। बहुत बढ़िया भाई, ताली बजाइए, बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। उमेश जी, अब आप माइक पकड़िए और मुझे ये बताइए कि राजनीति में अब कहाँ जा रही है राजनीति? 2024 बहुत नजदीक है, जिस कुर्सी पे आप हैं उस कुर्सी की लड़ाई बहुत नजदीक है। उसमें आरक्षण का पेच अलग फंसा हुआ है, लेकिन सुने मुझे जानकारी मिली कि उस पेच को तो आपने निकाल दिया है। देखिए, आरक्षण का पेच तो क्लियर है जी जी। और बरेली में जिस तरह विकास हुआ है, बरेली की जनता ने स्वयं उसको देखा है अपनी आंखों से। शायद मुझे लगता है कि इन 5 सालों में जो विकास हुआ है, जब से नगर निगम बना है, क्योंकि 17 साल से तो भारतीय जनता पार्टी नगर निगम से बाहर थी, 2000 से 2017 तक। 2017 के दिसंबर में जब भारतीय जनता पार्टी के मेयर के रूप में बरेली की जनता ने मुझे इस कुर्सी पर बिठाया, तो बदलाव बरेली में हर किसी को महसूस हुआ। क्योंकि आज हमारे उद्योगपति हमारे साथ बैठे हैं। जब कभी भी आप उद्योग की बात करिए या व्यापार की बात करिए, उस शहर में व्यापार ज्यादा बढ़ता है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, जहां चौड़ी रोडें हों, जहां पर लाइटें जल रही हों, जहां व्यापारी को ये सुरक्षा लगे कि हर जगह कैमरे लगे हैं, अगर मेरे साथ कोई घटना करने का प्रयास भी करेगा तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इन 5 सालों में हमने उस पर बहुत काम किया। यहाँ का जो रोड नेटवर्क है शहर के अंदर में, अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया तो बना दिया, लेकिन उसमें सुविधाएं क्या थी? रोडों के नाम पे रोज टूटी हुई रोडें, उखड़ी हुई रोडें, नाली के नाम पे नाली का ना भी नहीं था। तो हमने वो सब चीज देने का प्रयास किया है। उसमें हम काफी हद तक सफल भी हुए हैं, लेकिन अभी कुछ काम जो रह गए हैं, मुझे लगता है कि 80% काम हम लोगों ने कर लिए हैं। 20% काम जो रह गए हैं, 20% जो काम बचे हैं वो इस बार हो जाएंगे। वो इस बार नहीं, पहले ही साल में हो जाएंगे। बहुत ज्यादा दूर उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर 4 साल क्या करेंगे फिर आप? देखिए, उसके बाद हमारा जो काम है, मेरे ये कहा था कि मेयर का काम खाली रोड, नाली, नाले या लाइट लगाना ही नहीं है जी। मेयर का काम है कि पूरे शहर के लोगों का ख्याल रखना। हमें युवाओं को भी देखना है कि जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर IT इंडस्ट्री के नाम पर बेंगलोर, पुणे और महाराष्ट्र, दुनिया भर में जाके बैठ जाते हैं, क्या हम उनको यहीं पे नौकरी दे सकते हैं? क्या हम उनको ये सुविधाएं यहाँ बरेली में नहीं दे सकते? आपने दूसरे कार्यकाल का अपना पूरा खाका बना रखा है। बिल्कुल बना लिया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि IT पार्क हमारे यहाँ ऑलरेडी सैंक्शन होकर रजिस्ट्री हो गई है जी। और मैंने 3 इंडस्ट्री से बात कर रखी है, जहां पर हम 500 सीट की एक इंडस्ट्री, यानी 3 इंडस्ट्री, करीब 1500 सीट की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बरेली में लगने जा रही है। 1 साल के बाद का जो अगला साल है उसमें 3 इंडस्ट्री लगेंगी, 1500 लोग बरेली में ही काम करेंगे। मतलब उमेश जी ये कहना चाह रहे हैं, कि भाई 1500 लोगों का रोजगार देखिए पक्का है। सरकार को भी उन्होंने बता दिया, जनता को भी बता दिया, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। चलो ठीक है, अनिल जी से पूछ लेती हूँ। अनिल जी, क्योंकि अभी आपने मेयर जी को सुना, साफ तौर पर उमेश जी का कहना है कि चौड़ी सड़कें हैं, लाइटें जली हुई हैं, इसलिए विकास बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और एज अ उद्योगपति आप क्या इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल रखते हैं। किसी भी शहर का औद्योगिक विकास तभी संभव है जब सड़कें होंगी चौड़ी, लाइट होगी, आने जाने की व्यवस्था हुई, तभी। इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक बेटर नहीं होगा किसी भी शहर में, तब तक वहाँ का उद्योग कभी सफल नहीं होगा। तो आप ये मुझे बताइए, ये जो आप जो काम कर रहे हैं, फन सिटी में हर आदमी जाना चाहता है कि भाई हम फन सिटी चले, उसमें क्या कर सकते हैं? कोई आदमी अगर जाए तो उसमें क्या क्या चीजें आपके पास उपलब्ध हैं? फन सिटी के अंदर हम लोगों ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि एक 2 साल का बच्चा भी इसे लेके, और अक्सर
70, 80, 90 साल के हमारे बुजुर्ग लोग भी आ जाएं, महिला आ जाएं, बच्चे आ जाएं, सभी का हमने ख्याल किया है और डिजाइनिंग इस तरीके से की है कि उसमें सभी का मनोरंजन होता है। बढ़िया। और भी हम लोगों का लगातार प्रयास चलता रहता है कि कैसे हम पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में घूम घूम के बरेली के हिसाब से हम उसको कैसा नया मनोरंजन दे सकें, और वो प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र गुप्ता जी, ये मुझे बताइए कि आप जो है लोगों के लिए आवास बनाते हैं, वो जो सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी फिलहाल एक तो आप क्या काम कर रहे हैं और गरीबों के लिए कितने आवास आप बना रहे हैं? जी, मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता दूं। जी। मैं बहुत ही निम्न मध्यम वर्ग से बिलोंग करता था और मैंने विकास प्राधिकरण बरेली में 23 साल जॉब भी की है। जी। वहां रह के मुझे लगा कि विकास कैसे होता है और कैसे किया जा सकता है, और मेरा मानना यह है कि विकास या निर्माण करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, धन उसके आड़े नहीं आता। मेरे सर्विस के कार्यकाल में 2 अधिकारी, केवी अग्रवाल आईएएस और ये वर्तमान में जोगेंद्र सिंह जी जो हैं, ये भी आईएएस हैं, युवा हैं। इन्होंने 2 साल में वो करके दिखा दिया जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ था। क्योंकि जब तक आपकी कुछ करने की इच्छा शक्ति नहीं है तब तक आप कोई काम नहीं करते। जहां तक मेरी बात है, मैंने हमेशा अल्प आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया है। हमारे जब मैंने 2005 में ये काम शुरू किया तो 9,99,000 के 2 रूम सेट की स्कीम बरेली में पहली मेरी थी। अच्छा। जिसमें मैंने 500 मकान हैंडओवर कर दिए हैं, जहां 500 परिवार रह रहे हैं। क्या बात है। वर्तमान में 72 ईडब्ल्यूएस और 72 एलआईजी अधूरे बने खड़े हैं। उनका चूंकि प्रक्रिया जो है सरकार को देने हैं पात्र लोग, इसके चक्कर में हम उन्हें कब्जा नहीं दे पा रहे हैं। अदरवाइज अगर हमें कब्जा देना हो, लोग बताते हैं कि इस विभाग में जब आदमी रहता है चक्कर बड़े लगते हैं। जी जी, है ना जी। अब मैं तो आदमी चक्कर घूम घूम के लगाता रहता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब एक पात्रता तय है कि 3 लाख आय वाला अल्प आय वर्ग, निम्न आय वर्ग वाला है जी, तो वो प्रशासन से, डीएम से 3 लाख का सर्टिफिकेट लावे और एक एफिडेविट दे कि मेरे पास कोई मकान नहीं है। तो हम मकान डायरेक्ट उसे क्यों नहीं दे सकते? इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरने की क्या जरूरत है? वही आवासीय, वही सारी, वो तो बड़े लंबे पेचीदे मामले हैं, वो तो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। नहीं, जहां और तक सारे जो लोग बैठे हैं वो भी जानते हैं बेचारे। जी, 2 ही मानक है उसमें कि साहब 3 लाख से कम इनकम हो और उसका अपना पक्का मकान ना हो। तो उस प्रक्रिया से गुजरने के बजाय डायरेक्ट हम क्यों नहीं सकते उन्हीं रेटों में जो सरकार द्वारा निर्धारित दरें हैं? ठीक है, बढ़िया। ये ममता, घनश्याम जी से तुम सवाल लो। घनश्याम जी, मैं शुरू कर देता हूं, तुम जोड़ लेना। अब आपका क्या सपना है, आप क्या ड्रीम देख रहे हो? आपने एक मुकाम अपनी इंडस्ट्री को दे दिया है, एक ऊंचाई पे आप पहुंच गए हैं। हम लोग ढेर सारे विज्ञापन आपके देखते रहते हैं टेलीविजन में, अलग अलग हीरो और इन बाकी लोगों के साथ, है ना, रेडियो पे सुनते रहते हैं। अब क्या मुकाम है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं? जहाँ तक मेरे मुकाम की बात है तो मैं अपनी बारी तो पूरी कर चुका। अब बारी जो है बच्चों की है। जो नया आप देखते हैं ये विज्ञापन या कुछ नए प्रोडक्ट है, ये बेटे के द्वारा सब लॉन्च किया है, या बेटी ने इसका विज्ञापन एजेंसी बनी है उसके द्वारा किया है। अभी हमारा ब्राज़ील के साथ एक टाइप चल रहा है, जिसमें हो सकता है हम एक जॉइंट वेंचर करें। कल उनके राजदूत भी हमारे यहाँ, कल फाउंडेशन डे है, उसमें शायद वो आ रहे हैं। रूपाला जी जो केंद्रीय मंत्री है, पशुपालन मंत्री, उनके माध्यम से बात हुई है। इसके अलावा ग्रीस का भी डेलीगेशन, उनके राजदूत भी आ रहे हैं। हमें लगता है कि जो खाद्य पदार्थ है उसका जो विपणन है, ऐसा हम ग्रीस में चालू करने वाले हैं। और जो दुग्ध पालन में अर्जेंटीना और ब्राज़ील सबसे टॉप में है, ऐसी वैरायटीज़ वहाँ ला रहे हैं। ऐसे प्रोटीन का शायद हम लोग यहाँ निर्माण कर पाएंगे कि जिससे जो दुधारू गाय हैं उनका दूध 1.5 गुना हो जाएगा। दूसरा, ये नया ट्रेंड चल गया है कि गाय के सिर्फ बछिया हो, बछड़ा ना हो, तो ऐसा भी टेक्नोलॉजी आ गई, उस पर भी हमारा उनके बीच में एक टाई अप है। तो हमेशा किसी न किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में सोचते रहते हैं, उसके लिए व्यवस्थाएं कर ली है।
कई बार 10 या 8 इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं, उसमें कोई एक आध होती है। अभी लेटेस्ट जो हमने चालू की है वो नरिश के नाम से, बहुत अत्याधुनिक, आधुनिक में अत्याधुनिक, जैसा यूरोपियन कंट्रीज में होता है, अमेरिकन कंट्रीज है, तो वैसी हाइजीन के हिसाब से एक इंडस्ट्री डाली है। अगर उसमें कामयाबी मिली तो उस टाइप की और इंडस्ट्री भी डालने की बहुत अच्छा है। ठीक है, और एक स्टार्टअप को लेकर भी आपसे सवाल पूछना चाहूंगी घनश्याम जी, क्योंकि अभी युवा जो है वो जब अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, आपके पास तो इतना लंबा एक्सपीरियंस है, तो किन मानकों का उसे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में? क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरी है, माननीय मेयर साहब शायद मेरी बात से सहमत होंगे, आप कुलपति यहाँ पे 2 औहदे हैं। सबसे पहले अगर आप डिग्री पा लें, बेहतर तरीके से पढ़ने की डिग्री पाएं पहले, और उसके बाद जिस भी जगह आपका मन हो, कम से कम 3 से 5 साल मन लगा के उस इंडस्ट्री में काम करें। अगर आपने वास्तव में पढ़ा है और आपने 3 से 5 साल तक किसी इंडस्ट्री में ईमानदारी से काम किया, तो जो भी आप स्टार्टअप चालू करेंगे वो स्टार्टअप बेटर से बेटर हो जाएगा, बढ़िया होगा। मैं उसका उदाहरण देता हूँ। मेरी बेटी बीटेक है, MBA है, उसने हमारे साथ ही काम किया। हाँ। और उसने ब्रांडिंग का, मतलब एडवर्टीजमेंट का काम किया। वो ये स्टार्टअप है और आज की डेट में वो 120 करोड़ रुपए का कारोबार कर, और कम से कम ऑल ओवर इंडिया से ऐड के लिए क्या कहते हैं रिक्वेस्ट आती है, और आलम यह है कि उसको मना करना पड़ता है कि मैं इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। तो ये तो बहुत अच्छा है। अभी जो से भी शुरुआत बंदा, जो की भी बच्चा, 2 बातें बहुत जरूरी हैं जी। एक तो जैसे ना, जैसे बच्चा बीटेक हुआ तो उसे लगता है कि मैं तो इंजीनियर हो गया, वास्तव में वो इंजीनियर नहीं हुआ। हाँ, उसकी वो उस लैंग्वेज को पढ़ने लायक हो गया। उसे एक डिग्री मिली है। डिग्री नहीं मिली, डिग्री से ये माननीय उमेश गौतम जी ने उसे पढ़ा लिखा के उसके बौद्धिक स्तर को वहां तक पहुंचा दिया कि वो उस लैंग्वेज को पढ़ सके। अब उस लैंग्वेज पे 3-4-5 साल काम करना है। किसी भी MBBS डॉक्टर ने MBBS कर लिया, लेकिन 3-4-5 साल जब हाउस जॉब करता है तब होता है। ऐसी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सारे काम सीखता है। जब वो 3-4-5 साल उस पर काम कर लेता है तब वो बढ़िया बनता है। ऐसे ही स्टार्टअप के मामले में भी मेरी राय है, अगर युवा उचित समझे कि 4-5 साल कहीं बेहतर तरीके से मन लगा के काम करें, फिर जो भी स्टार्टअप, हिंदुस्तान में तो इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतनी अपॉर्चुनिटी है, शायद विश्व में इतनी अपॉर्चुनिटी कहीं भी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही है। उमेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं? सुनिए, बहुत ज्यादा लोगों के नाम चले गए हैं, 25-30 लोग टिकट मांग रहे हैं। देखिए, पहली बात तो आरक्षण क्लियर नहीं था। मेयर साहब ने काम इतना बढ़िया किया है कि जो है दावेदारों की लाइन लग गई है। तो सबसे पहले तो मेयर साहब के लिए इस बात की तारीफ कि जहाँ इतने दावेदारी थे, बहुत दावेदारों के। इसीलिए मैंने ये तो एक तरह से मन की बात पूछ रहा हूँ मैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ जी। भाई ताली बजाइए भाई देखिए, ऐसा धन्यवाद आपका धन्यवाद बहुत बहुत। और ये बात सत्य है कि काम इतना हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको 17 साल तक बीजेपी बाहर रही थी महापौर पद से, जबकि दोनों विधानसभा बीजेपी के पास ही होती थी। लेकिन शायद कोई सशक्त कैंडिडेट या इस तरह का हम नहीं दे पा रहे थे, तो वो भ्रम तोड़ दिया। और उसके बाद जो काम हुआ है, इसलिए भी कैंडिडेट कुछ ज्यादा लोग आ गए हैं, वो ये देखते हुए कि काम इतना हुआ है तो शायद उसका बेनिफिट मिलेगा। हाँ, यही क्या कहते हैं नगर निगम था, और हमारे जैसे ही मित्रवर इसमें मेयर होते थे, तब ये कहा जाता था कि ये नगर निगम नहीं, ये नरक निगम है। अब इसे जो है मेयर साहब ने जो स्वर्ग निगम बना दिया, इस बात की मैं प्रशंसा कर। देखिए, क्योंकि एक्चुअली मैं भी एक आम नागरिक की तरह ये भी देखता था कि परेशानी शहर में क्या क्या है, उन परेशानियों को समझने का। क्योंकि मैंने देखा पूर्ववर्ती जो भी मेयर रहे वो ये कहते ही थे, नहीं मेयर की कोई ताकत ही नहीं होती है, मेयर कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ये सुनते सुनते हम लोग भी थक गए थे। हम एक प्रोग्राम में बल्कि साथ ही बैठे थे, हम और घनश्याम भाई, हम लोग साथी थे, और हमने वहां ये कहा था कि जब मैं मेयर बनूंगा मैं बताऊंगा कि मेयर की ताकत क्या होती है, मेयर के अधिकार क्या होते हैं। हमने बता दिया, तो वो हमने बरेली को बता दिया, और बरेली ने पूरे हिंदुस्तान को बता दिया कि मेयर की ताकत क्या होती है। पार्टी को भी बता दिया आपने। लेकिन उससे फायदा सारी जनता का हुआ। रोड नेटवर्क जो सबसे जरूरी किसी भी शहर के लिए, जी, वो सारा यहाँ अच्छा हुआ। मैं बताता हूं आपको कि जब 2017 में मैं मेयर बना दिसंबर में, तब सिर्फ बरेली पूरे हमारे महानगर में 30,000 लाइटें थी, अब 75,000 लाइटें हैं।
यानी कि आजादी के 70 साल में 30,000 लाइट और इन 5 सालों में 45,000 लाइट। तो कितना अंधेरा रहता होगा, किस तरह से लोग निकलते होंगे, जगह जगह जल भराव। फॉलो किया उन्होंने, कहा कि भाई 75 साल में कितने एयरपोर्ट हैं जी हैं? और आप देख लो हमारे 5 साल में कितने हो गए। बरेली भी उसमें हम से तो एक अपने है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कदमों पे चल रहे हैं। जिस तरह से वो विकास की गाथा लिख रहे हैं, हम भी उसमें छोटी सी गाथा उनके साथ जोड़ रहे हैं। उमेश भाई, ये तो अच्छी बात है, ये दोनों लोगों के कदमों पे चलिए तो ठीक है, लेकिन बाकी जिन लोगों के कदमों पे चलना पड़ रहा है उसकी वजह से गाथा इधर उधर हो जा रही है। देखिए, अब विकास के रास्ते को रोकना नहीं है। विकास जो बरेली में हुआ है वो इसी तरह सरपट दौड़े, उसके लिए काम करना है। और मुझे लगता है कि जनता ने जो प्यार पहले दिया था, इस बार उससे ज्यादा देने के लिए जनता तैयार बैठी क्या है। बात है, क्या बात है। अच्छा, ये अनिल जी, आप मुझे ममता, तो अनिल जी और धर्मेंद्र जी से पूछो कि भाई अगर कोई आदमी अपना नया स्टार्टअप इनकी फील्ड में शुरू करना चाहता है तो उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल, अनिल नरवार जी। हाँ अनिल अनिल जी, जी। आप माइक उठाइए, पूछो। सवाल यही है स्टार्टअप्स को लेकर, क्योंकि अभी उमेश जी बता रहे हैं कि आपने नया स्टार्टअप, आपने एक नई कंपनी और लगाई है स्टार्टअप को लेकर, क्योंकि एक युवा के मन में चिंता जरूर रहती है अगर वो कोई भी कंपनी या फैक्ट्री या फिर कुछ भी स्टार्टअप करता है, ये आगे कैसे बढ़ेगा, मैं इसमें कहां पर काम करूं कि मुझे भी फायदा हो। जैसा कि अभी हमारे भाई ने कहा कि किसी भी नौजवान जब पढ़ के आता है तो उसको पहले पूरी एजुकेशन लेने के बाद ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए कहीं ना कहीं, जिससे उसको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो। इसी तरीके से नए स्टार्टअप के लिए कोई भी बच्चा निकल के आता तो एक स्टडी जरूर करनी चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं और उसका क्या फ्यूचर क्या है। जैसे आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ग्रीन एनर्जी के ऊपर एक बहुत बड़ा जोर है, बहुत स्कोप है इसके ऊपर, बायो एनर्जी के ऊपर, और वेस्ट से हम किस तरीके से नई नई चीज़ें बना सकते हैं, इन चीज़ों पर बहुत लोग, और सरकार भी इससे बहुत इंसेंटिव दे रही है। मैं ही ऐसा एक काम कर रहा हूं कि बायो एनर्जी, बायो सीएनजी, हम लोग जो एक बहुत बड़ी नेशनल प्रॉब्लम है एक पराली की, जो अक्टूबर नवंबर में हम लोग पराली जलाते हैं और पूरे कंट्री के अंदर, खासकर ईस्टर्न हमारे नॉर्दर्न इंडिया में पूरा अंधेरा छा जाता है, बादल हो जाते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़े गुण हैं, उसमें एक मात्रा है जिसमें हम सीएनजी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो हम प्लांट लगाने जा रहे हैं। साथ साथ में अगले महीने फिनलैंड और इटली भी जा रहा हूँ। वहाँ पे हम लोग जो नगर निगम का वेस्ट होता है, उसमें आज ये बहुत बड़ी समस्या नगर निगम की बनी हुई है कि वेस्ट को हम कैसे डिस्पोज ऑफ करें। तो ये वेस्ट इकट्ठा तो हो जाता है, लेकिन किस तरीके से उसको यूज में लाएं, तो सेग्रीगेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे इंडिया के अंदर अभी ये मशीनें उपलब्ध नहीं है। अभी हमारी इटली और फिनलैंड के कंसल्टेंट से बात हुई है, उन्होंने मेरा प्लांट भी विजिट किया है, तो अगले महीने में जा रहा हूँ और उनका सेग्रीगेट प्लांट देखूंगा। अगर वो मुझे सही लगेगा, हालांकि फॉरेन में काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़े लेवल पर हम उत्तर प्रदेश में सारे मैं नगर आपको निगमों रोकना से- चाहूंगी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए जैसे बाहर से उद्योगपति आ रहे, G20 समिट हुआ, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो स्टार्ट किए गए हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है इससे भारत में कितना बदलाव आएगा? क्योंकि बाहर से उद्योगपति आ रहे हैं, वो इन पर चर्चा कर रही हैं, और इंडिया को किस विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे? नहीं, इंडिया के साथ हमारा देखिए एजुकेशन इतनी अच्छी है, हमारा बच्चा जो इंडिया के इंस्टीट्यूट से निकलता है इसका कोई मुकाबला नहीं। आज आप फॉरेन के कहीं भी चले जाओ, जहां आप रिसर्च सेंटर में जाओ, वहाँ जाओ, हर जगह आज इंडिया के बच्चे मिलेंगे। हमारा इंडियन का स्टूडेंट का मतलब इतना ब्रिलियंट है दिमाग कि हर जगह फॉरेन में एडजस्ट हो जाते हैं। यही फैसिलिटी धीरे धीरे अगर इंडिया के अंदर मिलनी शुरू हो जाएंगे, और मिल रही है। सरकार लगातार स्टार्टअप को प्रोत्साहन दे रही है अपनी तरफ से, इनकम टैक्स फ्री के। सरकार का कहना है कि आप फॉरेन मत जाओ, यहीं पर स्टार्ट करो। हम साथ साथ खड़े हैं, तो इसका जरूर एडवांटेज हमारे आगे आने वाले युवाओं को मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूं। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन है। धर्मेंद्र जी, आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि आप बिल्डर हैं, लोगों के मन में एक शंका रहती है एक फ्लैट को खरीदने से पहले कि ये बिल्डर कैसा होगा, ये घर कैसा होगा, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ, क्या मुझे ये बिल्डिंग मिल भी पाएगी, ये फ्लैट मेरे नाम हो भी पाएगा? ऐसे तमाम खबरें हम पढ़ते हैं, तमाम तरह की प्रदर्शन होते शिकायतें हैं। भी हम लोग देखते रहते हाँ। हैं कि बहुत दिन से आदमी ने पैसा दे दिया, फिर उसको सही समय पर पोजीशन नहीं मिलता। आप लोग भी रेरा और पता नहीं किसके किससे चुनौतियों से जूझते रहते हैं। बड़ा आसान मसला है नहीं। अरविंद जी, मैं आपको बताऊं कि ये समस्या बेसिकली बड़े शहरों की है। ओके। जो बी क्लास सिटी है उनकी समस्या नहीं है ये।
कि हम लोग डायरेक्ट ग्राहक से और मालिक खुद इंटरेक्ट करते हैं। जहां पर बंगलौर, नोएडा, एनसीआर या दिल्ली, गुड़गांव, वहां पर होता क्या है कि बुकिंग कोई ले रहा है, बनाएगा कोई, मालिक कोई है, वहां दिक्कत आती है। हमारे यहाँ 99% ऐसा कोई भी नहीं है जो इन टाइम जो है या बी क्लास सिटी जो है वहां पर इन टाइम पोजीशन ना दिया हो। हमारे यहाँ मतलब बी क्लास सिटी में हर जगह जो बुकिंग होती है, जो कहते हैं वो मिलता है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि बायर को आखिर क्या देखना चाहिए और किस तरीके से वो खुद को आश्वस्त कर सके कि ये फ्लैट में ले रहा हूं तो ये मेरा होगा, किन मानकों को वो ध्यान में रखे? देखिए ऐसा है, इसके लिए गवर्नमेंट ने रेरा एक अथॉरिटी बनाई हुई है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसका काम है कि वो सब जो बिल्डर होता है उससे सारा कुछ ले लेती है पहले ही, कि आप क्या स्टैंडर्ड रखेंगे, क्या आपका कवर एरिया होगा, क्या कीमत होगी, अप्रूव्ड है या नहीं है, वो ऑनलाइन होता है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में क्या होता है, ग्राहक को जिस कॉलोनी के बारे में देखना है वो रेरा की वेबसाइट पे जाके उसको चेक कर ले। लेकिन बावजूद इसके फर्जीवाड़े क्यों हो रहे हैं? फर्जीवाड़े में बेसिकली है क्या कि जो लोग अप्रूव्ड कॉलोनी में थोड़े से पैसे कम जाएंगे, अनअप्रूव्ड कॉलोनी में घर या प्लाट ले लेते हैं, उनके कारण ये दिक्कतें आती हैं। अप्रूव्ड कॉलोनियां जो हैं अथॉरिटी से, उनमें ये दिक्कतें नहीं आती हैं। मतलब इसको आदमी को समझना चाहिए। चलिए, मैं आप लोगों को बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। उमेश जी को मैं बधाई दूंगा कि इनके नेतृत्व में जो है अगला जो है बरेली जो है एक और इन्होंने अभी 45,000 लाइटें लगाई हैं तो और बढ़ जाएंगी, है ना। और अनिल जी को मैं उम्मीद करूंगा कि भाई नए फैक्ट्री खोलेंगे, और धर्मेंद्र जी से मैं उम्मीद करूंगा कि भाई गरीबों को ये मकान और बांटते रहेंगे। घनश्याम जी तो बहुत सारी नई चीजें लेके आ ही रहे हैं, तो सबको बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग को जरा सम्मानित हम कर दें, उसके बाद जाइए आप। Powered by Nourish, Nutrition का वादा। Associate sponsor SRMS, Sri Ramamurthy Smarak Institutions, Bareilly. Future group of institutions, learn, assimilate, transcend. KCMT Khandelwal College, top education brand. Dream, achieve, inspire. SSVIM, Sri Siddhi Vinayak Institute of Management, competent. रिश्ता विश्वास का। रोमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। हेल्थ पार्टनर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बरेली, उत्तर प्रदेश। एजुकेशन पार्टनर, शिक्षा का अधिकार, समग्र शिक्षा, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, बरेली, उत्तर प्रदेश। वेलनेस पार्टनर, डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल एंड आयुर्वेदिक सेंटर टू क्योर कैटरेक्ट रेटिना विदाउट ऑपरेशन। Gifting partner, Elegance Gifting Solutions, a unit of on-site management solutions. Venue partner, the Grand Nirvana Hotel and Resort, Bareilly. दंत कांति से हमने करोड़ों लोगों को दांतों की लंबी उम्र का वरदान दिया।